नमस्कार। आज हम तीसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अस्तित्व में आई, सबसे पहले यह प्रश्न उठता है। तो देखिए, ब्रिटेन में अर्थात लंदन में 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में व्यापारियों की एक सभा आयोजित की गई। उस सभा में सभी व्यापारियों ने कहा कि यूरोप के व्यापारी, अन्य देशों के व्यापारी जिस तरह से पूर्वी एशियाई देशों के साथ जाकर व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करके अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, वैसे हम लोगों को भी अनुमति दी जाए और हम लोग भी पूर्वी एशियाई देशों में जाएं और जाकर के व्यापार करें, जिससे हम लोग भी मुनाफा कमाएं। इस पर लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता वाली ये जो सभा हुई, इस सभा में नाम रखा गया, कंपनी बनाई गई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। यानी मूल रूप से आज हम लोग तो कह देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यही सोचते हैं कि ब्रिटिश कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो अब यह कंपनी बना करके अब लॉर्ड मेयर के द्वारा, उस समय तत्कालीन ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अब एलिजाबेथ टेलर प्रथम के कार्यालय में जमा कर दिया गया कंपनी के एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए। अब महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा 1599 में जमा किया गया, लेकिन उनके कार्यालय के द्वारा अर्थात एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की मध्य रात्रि को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अर्थात पूर्वी एशियाई देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। लेकिन 1603 ईस्वी में चल करके 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट हुए। जेम्स प्रथम ने अब इस ब्रिटिश कंपनी को पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी उन्होंने कोई समय सीमा का बाध्यता नहीं रखा कि नहीं, अभी व्यापारिक कंपनियां अपना व्यापार करती रहेंगी। अब इस जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में व्यापार भारत में करने के लिए उसने अब कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा और उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था कि फरमान प्राप्त कर लें और भारत में चल करके कारखाना स्थापित किया जाए। तो जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को तो फरमान दिया, लेकिन पहले से पुर्तगाली व्यापारी व्यापार कर रहे थे, उन लोगों ने विरोध किया। कुछ स्थानीय व्यापारियों ने, सूरत के व्यापारियों ने विरोध किया, अतः जहांगीर ने वो फरमान वापस ले लिया। जब वो वापस ले लिए तब उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने अस्थायी कारखाना, देखिए जैसा कि हमने यहाँ मैप में बनाया है, लिखा भी है यही, तो ये मसूलीपट्टनम यानी कोरोमंडल तट पर ब्रिटिश कंपनी ने भारत में, दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। लेकिन यह स्थायी कारखाना नहीं है, कैसा है, अस्थायी इसका कारखाना है। इसके बाद अब जो है कि जब जहांगीर और पुर्तगालियों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, तो उसके बाद चल करके अब ब्रिटिश कंपनी को एकाधिकार मिल गया और एकाधिकार के बाद ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। यही आपका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यहाँ दोनों पे आपको ध्यान ये देना है कि जब ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना पहला
अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तर होगा मछलीपट्टनम। लेकिन भारत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्थापित पहला कारखाना पूछा जाएगा तो उत्तर आपका सूरत होगा। तो सूरत में इन्होंने स्थापना करके अपने कारखानों की अब भारत में व्यापार का आरंभ कर दी ब्रिटिश कंपनी। अब देख रहे हैं इस तरह से अब ये ब्रिटिश कंपनी ये 1600 में 31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई, उसके बाद यह कंपनी भारत आई। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है, क्या इसके पहले भी ब्रिटेन की कोई ऐसी कंपनी थी जो स्थल मार्ग से जमीन के रास्ते भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त की थी? तो एक कंपनी है लिवेंट कंपनी। तो देखिए ये लिवेंट कंपनी जब यहां पर भारत में शासन कर रहा था बादशाह अकबर, तो बादशाह अकबर के ही शासन काल में 1593 ईस्वी में ब्रिटेन ने लिवेंट कंपनी को, ये भी लिवेंट कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है, इस कंपनी को भारत में या भारत के साथ व्यापार करने का फरमान एकाधिकार दिया था, उन्हें लाइसेंस दिया था, प्रदान किया था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई, उस समय भारतीय बादशाह अकबर था, उस समय भी अकबर था। अब देखिए कि इस तरह से अब यह ब्रिटिश कंपनी अपना जब विस्तार करने लगी तो उस समय जब ये सूरत में, तो अब पहले से भी सूरत में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 1616 में डच कंपनी ने भी अपना सूरत में व्यापार जो है कि स्थापित कर ली थी कारखाना, तो उस तरह से अब ये देख रहे हैं पुर्तगालियों ने स्थापित कर लिया था। तो अब देखिए कि इस तरह से जब यहाँ सूरत में अपना वर्चस्व स्थापित कर ली तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था थॉमस वेस्ट। इस थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने सूरत में एक स्थान है और जिसका नाम है ये स्वाली, ये प्रश्न आया हुआ पीसीएस में पूछा गया है स्वाली। इस स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए कि इस तरह से जब ये धीरे धीरे अपनी जो कोठी कारखाना बनाने लगे तो अब ये लोग ब्रिटिश कंपनी ने अब पश्चिम के बाद पूरब में, यानी पहले तो पश्चिम में, अगर दिशा से अगर प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश कंपनी ने पश्चिम में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित की, तब भी आपका उत्तर सूरत होगा। लेकिन पूरब में ब्रिटिश कंपनी द्वारा स्थापित होने वाला पहला कारखाना है यह हरिहरपुरा एवं बालासोर उड़ीसा में है और यह कब 1633 ईस्वी में हरिहरपुरा एवं बालासोर में कारखाना स्थापित की। अब देखिए कि इस ब्रिटिश कंपनी ने 1639 ईस्वी में चंद्रनगर के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर अब यह मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला की स्थापना की। और इस फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला की स्थापना करने वाला फ्रांसिस डे था। फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा ये फोर्ट सेंट जॉर्ज अर्थात किला निर्मित कराया गया। तो इस तरह से ये लोग अब देख रहे हैं ब्रिटिश कंपनी पश्चिम में, पूरब में, मछलीपट्टनम में या मद्रास तक अपना जो है व्यापारिक कारखानों की स्थापना करके, किला कोठी की स्थापना करके व्यापार। अब जो है कि सबसे पहले अब यह ब्रिटिश कंपनी बंगाल में अपना पहला कारखाना अर्थात बंगाल में प्रवेश की 1651 ईस्वी में, और वहां जाकर के बंगाल में भी अपने कारखानों की स्थापना करके वहां भी अपना व्यापारिक विस्तार करना आरंभ कर दी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये ब्रिटिश कंपनी जब भारत में अपना एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार करने में सफल हो गई, तो अब देखिए कि पुर्तगालियों से अब मुंबई भी, यानी जैसा कि आप देखते हैं तो अब जो है कि ये मुंबई को भी इन लोगों ने अपने अधीन कर लिया ब्रिटिशों ने। लेकिन कैसे? तो ये देख रहे हैं कि पुर्तगाली कंपनी के अधीन थी मुंबई, तो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा। इस कैथरीन ब्रगेंजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इस चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह करके मुंबई को दहेज में दे दिया।
ये 1661 ईस्वी में अब मुंबई किसको मिल गई? ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिल गई। अब इस चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि इन्होंने 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में इस चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए। अर्थात अब 1668 में मुंबई भी किसके अधीन हो गई? अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गई। तो इस तरह से ये अब देख रहे हैं आप लोग कि इन लोगों ने इस तरह ब्रिटिश कंपनी, देखिए आप लोग कि जो बम्बई को अभी हमने बताया, बम्बई या मुंबई को जब पुर्तगालियों से प्राप्त हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो अब वहाँ पर अब वह एक जैसे सूरत, अब सूरत के बाद दूसरा प्रेसिडेंसी नगर बना मुंबई अर्थात बम्बई। तो 1688 ईस्वी में बम्बई का गवर्नर था जॉन चाइल्ड। तो यह जॉन चाइल्ड, और उस समय आप देखते हैं कि 1659 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल बादशाह था औरंगजेब। तो अब जो है कि गुजरात सूरत के रास्ते भृगु कच्छ भड़ौत से ही जितने भी हज यात्री होते थे, हज यात्री जाते थे मक्का की यात्रा पर, तो उस समय जब 1688 ईस्वी में मक्का की यात्रा पर हज यात्री जाने लगे, तो उस समय यह जॉन चाइल्ड ने हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, उन्हें रोकने का कि ये लोग अब यात्रा पर न जाएं। जब इसकी जानकारी औरंगजेब को हुई तो औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया, यानी यहां से कि अब उसका जो है भारत में नहीं रहे, उसे निष्कासित कर दीजिए। जब इस जानकारी मिली जॉन चाइल्ड को, तो जॉन चाइल्ड ने जाकर के औरंगजेब से माफी भी मांगा था। तो देखिए ये प्रश्न भी आया है, पूछा गया है प्रश्न कि हज मुंबई जो है कि कौन सा गवर्नर था जिसने हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था? तो वह हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास करने वाला गवर्नर था जॉन चाइल्ड। और जॉन चाइल्ड कहाँ का गवर्नर था? मुंबई का गवर्नर था। देखिए इस तरह से अब जो है कि बंगाल में एक, और बंगाल का जो एक क्षेत्र था, जैसे एक गांव था कालीकाता, एक सूतानाती और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे। और ये 3 गांवों की जमींदारी जो है कि वहां के सूबेदार थे बंगाल के अजीम उस शान। तो अजीम उस शान ने इब्राहिम से लेकर, क्योंकि इब्राहिम पहले कालीकाता, सूतानाती एवं गोविंदपुर का जमींदार था, तो उससे लेकर के अब वह जमींदारी का पद दे दिया जॉब चारनाक को, यानी जॉब चारनाक को उसने प्रदान कर दिया। तो जब यह जॉब चारनाक को दे दिया, तो जॉब चारनाक ने ही 1699 ईस्वी में इन्हीं 3 गांवों कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता शहर को बसाया। जैसा कि हमने यहाँ दिया है कि कलकत्ता नगर दे दिया जाए या कलकत्ता शहर दे दिया जाए। पूछा जाए कि कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था, तो जॉब चारनाक था। इसी तरह से हमने बताया इससे पहले आपको कि मद्रास को बसाने वाला कौन था, तो फ्रांसिस डे था, मद्रास शहर को बसाया। इस मुंबई को बसाने वाला, मुंबई नगर या मुंबई शहर को बसाने वाला कौन है? गेराल्ड अंगियार है, उसने इसे बसाया। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पे कलकत्ता शहर को बसाया, तो कलकत्ता में ही जॉब चारनाक ने एक किले का निर्माण करवाया और उस किले का नाम रखा गया फोर्ट विलियम। किले का निर्माण करवाया और वहां अब कलकत्ता जो नगर बना, तो उस कलकत्ता नगर का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया था चार्ल्स आयर को बनाया गया था। ये भी प्रश्न आया है, ये पूछा गया है कि कलकत्ता नगर के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप कौन है? ये चार्ल्स आयर को बनाया गया था। तो इस तरह से ये कंपनी, अब देख रहे हैं ब्रिटिश कंपनी अपना व्यापार, अब यह कंपनी व्यापार करते करते ये कंपनी अब धीरे धीरे जो है
राजनीति में भी प्रवेश की और वह बंगाल पर अपना एकाधिकार स्थापित की और बंगाल में एकाधिकार स्थापित करने के बाद धीरे धीरे अब वह जो है कि एक अपना भारत में साम्राज्य स्थापित कर ली और साम्राज्य स्थापित करके फिर प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से लेकर के अब वह कंपनी आगे तक जो है कि अब सन 1947 तक इस देश में अपने साम्राज्य के रूप में इस देश पर राज्य की। आज की वीडियो यही। अब देखिए कि हमने आप लोगों को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ाया, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ाया, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ाया। अब चौथी कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह चौथे नंबर पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। यह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की कंपनी थी और यह कंपनी अपना अस्तित्व अर्थात स्थापना इसकी 1616 में हुई और यह कंपनी भारत में अपना प्रथम कारखाना ट्रेक्वेवार में स्थापित की। यह ट्रेक्वेवार यह तमिलनाडु में तंजौर जिला, ये तंजौर जिला और इसी तंजौर जिला में ये ट्रेक्वेवार स्थान है। इसी ट्रेक्वेवार नामक स्थान पर इस कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित करके यह व्यापार करने लगी। तो प्रारंभ में अन्य कंपनियों की भांति डेनिश कंपनी ने भी व्यापार आरंभ की, किंतु यह अपने व्यापार में सफल नहीं हुई। जब सफल नहीं हुई, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दी, लेकिन इसमें भी इसे कोई विशेष सहानुभूति भारत में प्राप्त नहीं हुई। अंततः 1745 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सब कुछ ब्रिटिश कंपनी को बेचकर वापस चली गई। अब देखिए कि अंतिम भारत आने वाली कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात इसी को कहा जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14वां और लुई 14वां का मंत्री था कोलबर्ट। इस मंत्री कोलबर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई और यह कंपनी जब भारत आई तो यहां भारत आने के बाद अब देख रहे हैं कि इस कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में यानी 1667 ईस्वी में यह कंपनी फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आई और भारत में आने के बाद फ्रांसिस कैरो द्वारा ही सूरत में पहला कारखाना 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद मरकारा देख रहे हैं कि ये भी फ्रांसीसी था। तो मरकारा ने गोलकुंडा के शासक यानी ये पूरा क्षेत्र गोलकुंडा के अधीन था, तो गोलकुंडा के शासक अर्थात गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करके मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना अर्थात फ्रांसीसी कंपनी के दूसरे कारखाना की स्थापना मरकारा द्वारा 1669 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो इस तरह से यानी यह फ्रांसीसी कंपनी भी यह अपना व्यापार करने लगी और उसके बाद यह 1690 के दशक में यह बंगाल पहुंच गई और बंगाल में भी व्यापार करना आरंभ कर दी। तो देखिए इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंदेश, इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम इंदेश ओरिएंटलेस इसे कहा जाता था, इस नाम से इसे जाना जाता था। और इस कंपनी को कहा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यह राज्य द्वारा यानी इसका निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और इसका खर्च भी राज्य देता था। यही कारण है कि इस कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। अर्थात भारत आने वाली, प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत आने वाली
पहली सरकारी कंपनी कौन थी? तो पहली सरकारी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और अब जो यह कंपनी है, इस कंपनी का गवर्नर था डुप्ले, और डुप्ले ने ही सबसे पहले भारतीय राज दरबार में यूरोपीय सेनाओं की भर्ती किया, उन्हें नियुक्त किया, और उन सेनाओं का खर्च भारत ही करेगा, अर्थात भारतीय राजा करेंगे, जिसे कहा जाता है कि भारतीय व्यय पर, यानी जो यूरोपीय सेना होगी वह कार्य भारतीय जो राज दरबार है, यानी जो राजा है उनके दरबार में उनकी सुरक्षा व्यवस्था करेगी, लेकिन उसके बदले वह अपने देश से नहीं बल्कि उसी राज दरबार से ही उनका वेतन, उनका खान खर्च सब जो है कि राज दरबार से ही देखा जाएगा। अब देखिए कि फ्रांसीसी कंपनी अपना व्यापक विस्तार कर ली, और उधर दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी पहले से व्यापार कर रही थी, विस्तार कर चुकी थी। अब दोनों कंपनियों के बीच में अपने अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष आरंभ हो गया, और इस संघर्ष को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या इसी को कर्नाटक का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। और यह दक्षिण में दोनों कंपनियों के बीच आंग्ल अर्थात ब्रिटिश और फ्रांसीसी दो कंपनियों के बीच कुल 3 प्रमुख युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध या इसी को आंग्ल फ्रांसीसी प्रथम संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कि इस युद्ध का तो कारण ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार से प्रेरित था, यानी ऑस्ट्रिया यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा दो देश, और दोनों देशों में यानी जो संघर्ष था चल रहा था, लेकिन जो ऑस्ट्रिया था उस ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार, और उस उत्तराधिकार से प्रेरित था, जिसमें ये भारत में भी उसी से प्रेरित होकर के ये युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन युद्ध का जो तात्कालिक कारण था कि ब्रिटिश एडमिरल बर्नेट था, और उस बर्नेट ने समुद्र में फ्रांसीसी जलपोतों को अपने अधीन कर लिया, अर्थात जो फ्रांसीसी जलपोत थे, जो मालवाहक उनके जलपोत थे, उन जलपोतों पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों के बीच अर्थात आंग्ल और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संघर्ष चला। और यह संघर्ष 1746 से लेकर 1748 तक चला, और अंततः यह निर्णायक नहीं हुआ, जिसमें यह 1748 ईस्वी में ए ला सापेल की संधि हुई, और इस संधि के बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी प्रथम संघर्ष समाप्त हो गया। लेकिन अब जो है कुछ समय पश्चात भारत में 2 राज्य, जैसे एक हैदराबाद राज्य था और दूसरा कर्नाटक राज्य था। तो अब हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, और कर्नाटक में भी संघर्ष चल रहा था, जिसमें इन जो संघर्ष चल रहे थे, इस संघर्ष में अब जैसे अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच संघर्ष चल रहा था कर्नाटक के क्षेत्रों के लिए, तो उसमें अनवरुद्दीन की ओर से आंग्ल यानी उस समय अंग्रेजों के जो कंपनी थी, उस कंपनी अर्थात ब्रिटिश कंपनी में गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था डुप्ले। ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे, जैसे चंदा साहब का सहयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर रहा था और अनवरुद्दीन का सहयोग लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। तो इन दोनों लोग जो एक दूसरे का सहयोग करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप 1749 ईस्वी में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी द्वितीय संघर्ष का आरंभ हुआ। जब यह युद्ध दोनों के बीच सेनाएं आई, तो यह 1749 ईस्वी में यह अंबोर यानी तंजौर तमिलनाडु में यह अंबोर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना पराजित हुई। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अर्काट पर, अंग्रेजी जो सेना थी वह अर्काट को अपने अधीन कर ली, संघर्ष चलता रहा, अतः निर्णायक युद्ध नहीं हुआ।
तब दोनों कंपनियों के बीच 1754 ईस्वी में पांडिचेरी में संधि हुई, जिसे पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। और इस संधि के बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि में निर्णय यह हुआ कि अब कोई भी कंपनी भारत में किसी भी राजा का सहयोग नहीं करेगी। इस पर यह युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन अब कुछ समय पश्चात यूरोप में यह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच संघर्ष का 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ। जब यह आरंभ हुआ तो उस समय ऑस्ट्रिया का सहयोग फ्रांस कर रहा था और प्रसा का सहयोग ब्रिटेन कर रहा था, जिसके कारण भारत में भी ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों के बीच संघर्ष का आरंभ हुआ 1756 ईस्वी में। और इसमें एक प्रमुख युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, जिसे वांडीवासा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की पराजय हुई और ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई। अंततः 1763 ईस्वी में चलकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संधि हुई और संधि में यह हुआ कि अब फ्रांसीसी कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करेगी, अब वह सेना नहीं रखेगी। उस पर सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात फ्रांसीसी कंपनी यहां से वापस चली गई। और ये जो कर्नाटक का युद्ध है, इस युद्ध को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि 7 वर्षों तक यह युद्ध चला था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, इस वजह से इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो इस तरह से ये यूरोपीय कंपनियां ये भारत आई, भारत में व्यापार की और अपना प्रभुत्व स्थापित की, सेनाओं को रखी, भारतीय राजाओं के साथ हस्तक्षेप की। लेकिन धीरे धीरे ये सभी कंपनियां चली गई और यहाँ भारत में अपना एक प्रभुत्व स्थापित करके रहने वाली ब्रिटिश कंपनी थी। फिर बाद में धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर ली। यहीं तक, धन्यवाद।